नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त दो तरह के चैलेंजेस का शिकार है। एक तरफ तो इकनॉमिक फ्रंट पे मसाइल हैं और दूसरी तरफ सियासी फ्रंट के ऊपर ऐसा नज़र आता है कि चीज़ें सेटल होती हैं मगर चंद दिनों या चंद घंटों के लिए। यही वजह है कि बाज़ार हिस्सेस और ताजिर बरादरी दोनों मसाइल का शिकार हैं और दोनों परेशान हैं और दोनों एंड से संजीदा कोशिशें की जा रही हैं कि वो इस सोशो पॉलिटिकल मसाइल का कोई ना कोई हल निकाल कर लेकर आएँ। इस सिलसिले में पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ एक्टिवली वर्किंग कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो सारी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दें। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट है, बाज़ार हिस्सेस है, जिसमें बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, चाहे आप उसे लेवरेज के हैं या चाहे होप फॉर द गुड प्रॉस्पेक्ट, एक आध दो दिन के लिए महीने में बेहतरी आ जाती है। सो एक एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार हिस्सेस में क्या कुछ हो रहा है एंड गिवन दीज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस एंड चैलेंजेस जो सरमायाकार है, इन्वेस्टर, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम बातचीत करेंगे पिंडी चैम्बर के सदर से, उनसे जानेंगे कि पिंडी चैम्बर आजकल क्या सोच रहा है। नदीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं एक्सचेंज कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी, एक दो बैंकों के ख़िलाफ़ भी, और हमने देखा है कि जो डॉलर है वो 250 से 215 के आसपास ओपन मार्केट में, ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सो डू यू वेलकम दिस सिचुएशन? जी डेफिनेटली, देखिए गवर्नमेंट की रेट चलती है वो डेफिनेटली कायम रहनी चाहिए। आपकी जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा फ्रजाइल हुई हुई थी और नोज डाइव हुआ हुआ था आपका रुपी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल हॉल्ट होकर रह गई थी। आपकी इंपोर्ट सारी बंद हो गई थी, लोकल आपके बिजनेसेस बंद हो गए थे। और इसमें एक चीज जो आप गवर्नमेंट ने इकदाम किए, डेफिनेटली इनको फौरी तौर पर लेने चाहिए, मगर चले दे रहा है, दुरुस्त है। इनको इसको स्मगलिंग पे भी, क्योंकि हमारा यहाँ से डॉलर बहुत ज्यादा फ्लाई आउट अफगानिस्तान वाली साइड पे भी हो रहा है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है और इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है और कुछ मिसाल बनाने की जरूरत है। जहाँ पे ये देखे पिंच हो रही है या इस किस्म का काम हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले गवर्नमेंट। और ये जो स्पेकुलेशन की मार्केट है उसको जितना ही वो कम होगी तो डेफिनेटली आपकी वो चीजें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपका जितना पीछे कुछ 2 महीने में पैसा पार्क हो रहा था वो मनी मार्केट में हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत लगाई थी सैंक्शन आपके प्रॉपर्टी सेक्टर में, उसकी वजह से पैसा वहां मनी मार्केट में आ गया था। इन चीजों को इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड सर, देयर आर टू थिंग्स। एक तो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के चौथे सूबे की तरह काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रही। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रे मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं, मनी एक्सचेंज कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वो कहती हैं कि हम तो 3 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का काम ही नहीं करते हैं, ये तो आपके बैंक्स हैं जो नेकियां कर रहे हैं। सो पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट ने बैंक्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई वाज़े मैसेज दिया है, एक्शन लिया, एंड वी होप कि गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नदीम साहब, नो होली काउ, आप जहाँ पे समझे गवर्नमेंट वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, वो बैंक ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। नदीम साहब, अभी गवर्नमेंट ने ताजिर बरादरी के एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए बिजली के बिलों के साथ जो टैक्स कलेक्शन की तजवीज़ थी उस पर अमल दरामद रोक दिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को भी बताएं और गवर्नमेंट को भी बताएं कि क्या पिंडी की जो ताजरान की तंजीम है इसकी तरफ से भी कोई प्रपोज़ल है कि देखें इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, छोटे ट्रेडर्स को, छोटे कारोबारी तबके को टैक्स नेट में लाने के लिए आपके पास कोई हल या तजावीज़ हैं? देखिए जी, हम तो कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से गवर्नमेंट को मुफ्त तजावीज देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि खुदारा आप उन लोगों को मजीद मत एक्सक्यूज करें या उनको मजीद मत जोड़े जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। उन लोगों को लेके आए जो टैक्स नेट से बाहर बैठे हुए करोड़ों अरबों रुपए का काम वो विदाउट एनी टैक्स दिए हुए कर रहे हैं। अभी ये जो एग्जाम था गवर्नमेंट का, अगर आप इसको बैकग्राउंड देखें तो बजट में जो चीज दी गई थी वो इनकम टैक्स के जुमरे में था कि वन टाइम हम आपसे इतने पैसे लेंगे ताकि एफबीआर और ताजिर बरादरी का आपस में रास्ता ना हो, आप फिक्स टैक्स इनकम टैक्स साल में एक दफा की आप दे दें और बात खत्म। अब जब चीज बाद में सामने आई वही सेल टैक्स की सूरत में आ गई
और ऐसी ऐसी मतलब वो जिसका कोई 200 रुपए भी अगर बिजली का बिल आ रहा है तो 3,000 रुपए आपने टैक्स लगा के भेजा हुआ है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि आपने एक जगह ऐलान एक किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी हुई और स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं रखा। इसको तो फायर बैक होना था। खाली पिंडी चैम्बर ही ने इसको पहले दिन से बड़ी शदीद किस्म की इसकी आवाज उठाई। इसमें हमारी मुफ्ता इस्माइल साहब से भी मुलाकात हुई, हमारी एफपीआर चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। हमने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी पहली बेचारी इस बुरे हालों में दुचार है। पिछले आपके 2 साल कोविड ने आपको कोई हिलने नहीं दिया। जब आपका मामला खुले तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से अब आप देख लेंगे भी कोई चीज स्टेबल नहीं है। पेट्रोलियम प्राइसेस स्काई रॉकेट चली गई। आपकी 100 रुपया आपका सीधा सीधा महीने के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस पे चला गया। डॉलर आपका जो है वो फ्लाई कर गया इतना ज्यादा। तो आप ऊपर से टैक्सेशन कर देंगे इस तरह पूछे बगैर। देखिए हम इस चीज के बिल्कुल हामी है कि जी जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स रेट में लाया जाए। मगर खुदा रहा आप स्टेक होल्डर्स के साथ इन्वॉल्व करें, बिठाएं हमें, फिर हम चीजें आपको बताएंगे क्या क्या तरीकाकार है जिससे आप कर सकते हैं इन मामला को। अंडरस्टूड सर। कोई एक तजवीज़ है कि छोटे जो ताजिर हैं वो चैम्बर्स के पास जाके चैम्बर के दिए हुए फॉर्म के थ्रू अपने नंबर्स जो हैं वो एफबीआर के साथ शेयर कर लें? देखिए पहली बात तो ये है कि पिंडी चैम्बर कोई भी पाकिस्तान का हो तब तक उसका बिजनेस कम्युनिटी का बंदा मेंबर बन ही नहीं सकता जब तक कि वो टैक्स पेयर ना हो, क्योंकि टैक्स रिटर्न की कॉपी इज मैंडेटरी। टैक्स रिटर्न की कॉपी। देखिए सर, मैं आपको विथ योर परमिशन में आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस में टैक्स कलेक्ट होता है उसके लिए क्लियरिंग कंपनी को टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी के तौर पे एजेंट के तौर पे डिक्लेयर किया गया। सो उससे एक ट्रांजिशन हो गई कि जो सीजीटी है उसकी कैलकुलेशन में जो बाज़ार हिस्सेस के ताजिर थे उनकी जो शिकायत थी वो दूर हो गई, बिकॉज उससे जो डील कर रही एजेंसी वो उसी डोमेन से ताल्लुक़ रखती है। तो ताजिर बिरादरी, जी प्लीज़ जी बोलिए। तो ताजिर बिरादरी भी कोई इस तरह का सोल्यूशन दे सकती है गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल हमने दिए हैं और ये बड़ी फिर वो लंबी डिबेट हो जाएगी कि आप हर काम एफबीआर नहीं कर सकता क्योंकि जी वो पूरे पाकिस्तान में जो नॉन टैक्स पेयर है उनको टैक्स नेट में ले आए। आपको स्टेक होल्डर्स जो हमें खास तौर पर चैम्बर्स हैं उनको साथ इन्वॉल्व करने की जरूरत है और हमारी हेल्प के साथ और हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मिलकर कर सकते हैं और छोटे छोटे ऐसे इकदाम कर सकते हैं। लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, आप कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल मीटर किसी ने अगर लगाया हुआ है तो वो उसको स्ट्रेट अवे आप टैक्स नेट में ले आए ना। अब आप कमर्शियल मीटर वही बंदा लगाएगा जो लाखों का या करोड़ों का काम कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई और किस तरह की एक्टिविटी है और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो टैक्स नहीं पे कर रहे बहुत सारे ऐसे तो। इस तरह की बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल ऐसी सजेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपना टैक्स नेट वाइडन कर सकते हैं। 3 मिलियन इसे पूरे पाकिस्तान में लोग टैक्स दे रहे हैं। इसमें बाइफर्केशन की जाए तो 1 मिलियन आपका जीरो फाइल करता है, 1 मिलियन आपका सैलरी क्लास है और 1 मिलियन पे आपकी पूरी इकॉनमी चल रही है। ये चीजें तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो सबसे हल्का जो क्लास है जिसके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट भारी हाथ रखती है वो सैलरीड क्लास है, बिकॉज बहुत ईजी उनको तो काट के आती है। उनका तो कहीं भागने का है ही नहीं सिलसिला। अंडरस्टूड। अच्छा सर, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ये गवर्नमेंट के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट ने अभी जो डॉलर को कंट्रोल किया उसमें एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स को कट करने का था। तो इसकी वजह से ताजिर बिरादरी परेशान भी है, बल्कि कुछ ताजिर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना चाहते हैं और किसी इंडस्ट्री सेगमेंट को तबाह करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म गेन इस प्राइस पे लेना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री सेगमेंट तबाह हो जाए, तो ये बेहतर नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं इसे एग्री नहीं करता। जो गवर्नमेंट ने ये एग्जाम लिया 19 मई को एक ऐसा रो निकाल के और रातों रात सारा कुछ बैन कर दिया। देखें आप इस चीज को समझे कि वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। हम एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। हम जो चीज यहाँ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं उसमें से 10 पार्ट आके इम्पोर्टेड इस्तेमाल होते हैं और फिर जाके चीज असेंबल होती है, मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, आप वो 3 हैंड पे चीजें जो कि आप लग्जरी में समझते हैं उन पे आप जरूर इम्पोर्ट लगाएं, मगर विदाउट द कंसल्टेशन आप 38 आइटम्स को डाल देंगे उसमें लग्जरी का क्या के
और आप सारा एक पहिया जो उनका उसको रोक के, मगर फिर आपके सारी जो बैन आइटम थी स्मगलिंग में आनी शुरू हो गई। आपका जो आपको डोर क्या मिल रहे थे इस बाद में बाद में वो भी आपको मिलना बंद हो गया, जिसके साथ स्मगल होकर आना शुरू हो गया। वो ब्लैक होनी शुरू हो गई और जो स्मगल होकर आ रही थी उनके रेट ठीक होना हो रहे, ये तो कहीं नहीं रुकी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जो आपके कस्टम के हजरात हैं उन्होंने खुद रखते बताए कि जी इसका इतना ऐसे कोड चेंज करके तो आपको इतने आप अंडर टेबल पैसे हैं जो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये हल नहीं है, ये फेज वाइज चीजें होती हैं। आप स्टेप बाई एक टाइम में कि 6 महीने 1 साल है, ये प्रोडक्ट है कि लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करें, उसके बाद ये बैन कर दिया जाएगा। वन फाइव मॉर्निंग आप उठे और उसको बैन कर लें, बैन। और अभी खैर जहाँ गवर्नमेंट ने तक अनबैन कर दी है, इसमें अभी भी 3 आइटम हैं जो कि अभी बैन में है, बट ये कि गवर्नमेंट को ये कंसल्टेशन के साथ स्टेप वाइज प्रोसेस करना चाहिए। ओके सर, ये बताइएगा कि डीम्ड रेंटल जो है बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट का व्यू है कि वो पार्क हुआ है प्रॉपर्टी में और वो पैसा प्रोडक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट अगर उस पर डीम्ड रेंटल के एक इक्वेशन के तहत कोई टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो इसके ऊपर ताजिर बरादरी को क्या एतराज़? सर जी आपको मैं एक बात बताऊं, आप भी इधर ही ज्यादा वेल अवेयर है, मीडिया के लोग हैं। आप ये देखें पिछले 2 सालों में जब कोविड था और सब कुछ बंद था तो आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी ही सेक्टर चला रहा था। ये जो आपका प्रॉपर्टी साइड है जिसमें कि पिछली गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा उनको दी हुई थी, मराहत दी हुई थी। आपके तकरीबन 40 के करीब अलाइड इंडस्ट्री है जो इस सेक्टर से वाबस्ता है। और ये भी मैं आपको चीज बता दूं कि आज की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपका एक्सपैट बैठा हुआ है पाकिस्तान के बाहर, वो अपनी तमाम सेविंग जो है वो मुल्क में प्रॉपर्टी की सूरत में रखता है। देखिए 2 ही जगहों पर सेविंग्स आती जाती है, या प्रॉपर्टी है या पैसा है या आपका मनी मार्केट है। आप यहाँ पे इतनी ज्यादा इसकी आ रही थी, रेमिटेंस आ रही थी इस सेक्टर में। अब रेंटल डील इनकम जिसका पूरी दुनिया में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कि आपको ऑलमोस्ट डबल टैक्सेशन पे लेके आ रहा है चीज को। वो जब से ये लगा है सारी आपकी ये सेक्टर बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया है। आपका जहां पे जिसका पैसा फंसा था वो फंस गया, वो वहां से निकाला भी नहीं जाता, क्योंकि 10 रुपए की चीज एकदम 4 रुपए पे आ गई है। तो वो तो पैसा पास क्या होना था वो तो बिल्कुल स्टक हो गया। तो गवर्नमेंट को यही इल्तिजा है कि यार खुदा के लिए ये आप एक सेक्टर को एक दफा एक गवर्नमेंट देती है, उसको इंसेंटिव देती है, दूसरी गवर्नमेंट आगे उसे इंसेंटिव खत्म कर देती है। जो प्रोज एंड कॉन्स देखें आप, इसको आपको एडवांटेज कितना मिल रहा है। देखिए नदीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि 40 एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स इसकी बदौलत चलते हैं, तो गवर्नमेंट भी इन अ वे वही कह रही है कि या तो प्लॉट को यूटिलाइज़ कर लें और या फिर उसके ऊपर टैक्स दे दें। अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे प्लॉट पर जिस पर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और टैक्स लागू कर रही है तो उसको अगर ताजिर बरादरी रेस करे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं, देखिए बात यह है कि इसमें भी बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है, कंफ्यूजन है। अभी 3 दिन पहले हम एफडीआर चेयरमैन के पास बैठे थे और उनको ये चीजें हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताई कि भी इसमें अभी बहुत सारी आपकी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। हम इसे बिल्कुल नहीं करते कि जी आप, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप टैक्स की उन्हीं से ले रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स रजिस्टर्ड है। आप इससे जो फाइल सिस्टम है या आपका नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको फिर प्रूफ दे रहे हैं कि यार बारों बार सारा मामला रखें, आप लेकिन ना टैक्स में ताकि ये चीज डिक्लेयर ही ना हो। तो ये चीजें तो सारी वो फिर आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को मजीद ब्लैक मार्केट को जो है ब्लैक इकोनॉमी उसको और प्रूफ देने वाली बात है। नदीम रऊफ साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम चाहेंगे कि आखिर में आप ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर आप हुकूमत वक्त को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए जी, मैं बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें ये आप वक्त आ गया ये इस चीज पे रियलाइज करना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है ना अलग अलग हो। आप इन दोनों की चीजों को इकट्ठा लेके नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की करनी है या कोई लॉन्ग टर्म हमने कोई सस्टेनेबल कोई पॉलिसी बनानी है तो इसके लिए हमने एक कदम उठाया। हम पहले भी कॉन्फ्रेंस कर चुके, तमाम से भी हेड पार्टी के उनको हमने लेटर लिखे और थैंक्स टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने हमारी मीटिंग रखवाई इमरान खान साहब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इकोनॉमी। तो उसी चीज को हम अब ड्राफ्ट कर रहे हैं और बाकी पार्टी उससे भी पहले हमारी नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी, वो भी रेडी थे।
नवीद कमर साहब हमारे एक फंक्शन में आए, उन्होंने भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी बिल्कुल हम इस पे बैठने के लिए तैयार हैं, और दिस इज दी नीड ऑफ द आवर कि हमें ये चीज रियलाइजेशन तो होनी चाहिए। नदीम रऊफ साहब, मैं ये कहता हूँ कि आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला लेती पिंडी चैम्बर्स और सारे सियासतदानों को बुला के साथ तस्वीर कराएं? जी जी बिल्कुल, वही हमारा प्लान है। उसी सिलसिले में हम जो एक कुछ एक वन पेजर एक बना रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हो गए, फाइनलाइज हो गए हैं। हम 2-3 दिन में उस डॉक्यूमेंट को फाइनल करके तमाम पार्टी को वो भेजेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही हम एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इधर पिंडी के इस्लामाबाद में ही, जिसमें तमाम पार्टीज की जो टियर 1 क्यादत है वो आएगी और बैठ के वहाँ पर उनसे बात होगी। और उससे पहले बैकग्राउंड होमवर्क हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके सारी पार्टीज को उससे एग्री करवा लेंगे, जिसमें कि काफी सारी एग्री हो भी गई है, और इंशाल्लाह उस डॉक्यूमेंट को साइन करवाएंगे। ओके, ग्रेट। नदीम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने बातचीत की नदीम साहब से, जिन्होंने तफसील के साथ बताया कि पिंडी चैम्बर अपने मसाइल के हल के लिए ख़ुद इस्लामाबाद का रास्ता किस तरीके से तय कर रहा है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के ऊपर, और हमें ज्वाइन किया है शाहिद अली हबीब साहब ने। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर टेक अबाउट द मार्केट? जी, मार्केट तो बहुत ही वैल्यू दे रही है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, बिकॉज़ अब इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतरी की तरफ जा रही है, बिकॉज़ आईएमएफ की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आ गया है कि हमारी सारी प्रायर कंडीशंस पूरी हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रूवल होगा, वी विल बी इन द आईएमएफ प्रोग्राम अगेन, एंड इसके बाद $1.17 बिलियन की ट्रांच होगी, और फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी सारे, और फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से भी सारी हमें लोन मिलेंगे। और इसके बाद जो एक जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होगा, थोड़ी जो बिजनेस प्लेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे लगता है कि रुपी डॉलर पैरिटी भी, पीकेआर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है अभी पिछले 2-3 दिनों में, और मुझे लगता है कि और ये कंटिन्यू करेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आ रही हैं, इंपोर्ट्स को हमने कर्टेल किया है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा बहुत ही पॉजिटिव रहा इस दफ़ा जुलाई के महीने का। अगर आप देखें तो $2.2 बिलियन का जो करंट अकाउंट, सॉरी $1.7 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, रादर $2.2 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जून का था, अब मेरे ख्याल से 400 से 500 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है जुलाई में, बिकॉज ऑफ द लोअरिंग इंपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और हमारी इंटरनेशनल बॉन्ड्स की यील्ड टू मैच्योरिटी भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो कि 46-47% पे चली गई थी, अब 41-42 पे आ गई है। तो आगे चीज़ें बेहतरी लग रही है मुझे लगता है। So how about the sectors which are dependent on the imports? What is your view on those sectors? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। देखें ना, इंपोर्ट की वजह से जो सेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे सेक्टर्स जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये एक इशू है कि गवर्नमेंट ने चूंकि हर चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कर्टेल किया है, और बड़ा मुश्किल से एलसी कंफर्मेशन हो रही है, और रिटायरमेंट में भी इशू हो रहा है, तो जाहिर है। और वैसे भी ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, और इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट इतना हो गया है कि आप बिजनेस की ग्रोथ तो नहीं दे सकेंगे इतनी। बिजनेस में थोड़ी कंसोलिडेशन होगी, बट हर जगहों पे अपॉर्चुनिटीज तो निकल ही आती है कोई ना कोई। तो जाहिर है बिजनेसेस ऐसे हैं जो हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, उनमें थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो इस दफ़ा नहीं होगी, कंसोलिडेट करेगी। तो हमें इस दफ़ा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना है जो एक्सपोर्ट हो और जिनका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। तो ये हमें वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, और स्टॉक एक्सचेंज में भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो उन सेक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दें जिसमें जो है वो जिसमें ज़्यादा इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ना हो, और जिसमें पीकेआर रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द डीवैल्यूएशन। जैसे ईएनपी सेक्टर है जो कि जिसका बेंचमार्क जो है वो डॉलर रेवेन्यू है, ठीक है ना, बेंचमार्किंग डॉलर रेवेन्यू है, तो ज़्यादा उसका रेवेन्यू बढ़ेगा।
ठीक है, टेक्सटाइल का रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट, ठीक है ना, और ऐसे सेक्टर्स जो कि जिनका ताल्लुक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से है और एक्सपोर्ट से है, आईटी हो गया, उसमें राइट, बोनंजा प्रॉफिट्स होना शुरू होंगे, तो ये राइट। सारी चीज़ें अच्छी होंगी। सो आर देयर सर्टेन सेक्टर्स के जिनको आप समझते हो कि वो अपने लो पर आने जा रहे हैं, उनकी तरफ भी देखा जाए? बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म आपकी बातों से लग रहा है कि चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो गई हैं और ये आज की बात है, कल की बात है, हफ्ते या 10 दिन की बात है कि जब ये दोबारा साइकिल चलेगा। सो यू थिंक देयर आर सर्टेन सेक्टर्स, सर्टेन ब्लू चिप्स जो कि नोज़ डाइव लेवल पर हो? जी, 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 बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि जो इवन वो सेक्टर्स जिसमें सेल्स कम हुई हैं, राइट, जिसमें जुलाई में जो है जैसे सीमेंट में 50-60% की जो है सेल्स कम हुई है जुलाई में। दूसरे सेक्टर्स में भी ऑयल की कंजम्पशन भी कम हुई है लकीली, और राइट, इसके अलावा जो स्टील में भी जो है वो रिडक्शन हुआ है जुलाई के महीने में, ऑटोज़ में रिडक्शन हुआ है, फर्टिलाइज़र में रिडक्शन हुआ है 25% का, इवन हाँ 25-30% का रिडक्शन रिडक्शन हुआ है। राइट, तो लेकिन अगर आप ये देखें ना कि ये अगर इसकी हम ओवरऑल इसकी वैल्यूएशंस अगर हम देखें, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है इन अ वे कि वो बुक वैल्यू से भी नीचे आ गई हैं चीज़ें। राइट, तो बुक वैल्यू से नीचे अभी तो मुझे लगता है कि स्पॉन्सर्स को स्टेप इन करना चाहिए। इस मार्केट में स्पॉन्सर्स जो हैं वो आएँ और शेयर्स लें, मेरे ख़्याल से तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मार्केट में अपनी वो जिनकी बुक वैल्यू से नीचे मार्केट वैल्यू ट्रेड कर रही है, उनकी तो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी अगर वो मार्केट वैल्यू पे शेयर्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म अगर अगर आप होराइज़न पे अगर आप देखेंगे तो इवन वो सेक्टर्स जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, जिसकी नंबर्स इतने ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन लॉन्गर टेन्योर पे वो अच्छे रहेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट तो इस साल ऐसा है, और राइट, ज़रूरी नहीं है कि 2000 FY24 में ऐसा हो, राइट, FY23 में ऐसा है। और FY23 में ज़ाहिर है हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 18% 19% एवरेज रहेगा, ऑल्दो राइट, मंथली 25% का है। तो लेकिन आगे जाके तो कम होगा, जब कम होगा तो फिर ये वैल्यूएशंस आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि ट्रिगर्स शुरू हो गए हैं। और राइट। आहिस्ता-आहिस्ता जो अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है उसको उठाना चाहिए। राइट, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अकाउंट तो बहुत हद तक सेटल होता हुआ दिखता है। आईएमएफ के साथ जितने फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, सब ने एश्योरेंस भी दी हैं, बल्कि आज से न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं कि जिसने कर्ज़े रीस्केड्यूल करने थे, उन्होंने रोल ओवर रीस्केड्यूल भी कर दिए हैं। यूएई के साथ ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, 1.2 बिलियन 1.8 बिलियन के एसेट की, आपको लगता है कि एसओईज भी अच्छे लेवल पर इससे आ जाएंगे? नहीं, वो तो देखिए, वो तो बायबैक अरेंजमेंट होगा ना, अगर राइट, होगा भी तो राइट, मुझे लगता है वो तो ज़ाहिर है आउटराइट सेल तो नहीं हो रही, वो तो बायबैक अरेंजमेंट होगा। आउटराइट राइट, सेल होती तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का। मेरे ख्याल से तो इवन बायबैक अरेंजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको, और राइट, वैसे ही $4 बिलियन जो है वो उसका अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, जो राइट। मेरी इंटेलिजेंस कहती है, और कि ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बायबैक अरेंजमेंट तो की। यू आर सेइंग कि और एक्सटर्नल अकाउंट में जो मसाइल हैं वो उसके बगैर ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं, तो उसके बगैर ही इन स्टॉक्स में बेहतरी देखिए ना देखी जा सकती। देखिए ना सानी भाई, हमने बहुत सारी चीजें वैसे ही कर ली ना, हमने राइट, सेशन मेजर्स बहुत सारे ले लिए, डिवैल्यूएशन हो गया हमारा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हमारा, राइट, ठीक है ना। हमने जो है वो सुपर टैक्स लगा दिया, राइट, ठीक है ना, उसकी तसल्ली के लिए। तो बहुत सारी चीजें हमने हमने पीडीएल जो है वो बढ़ा दिया, जिसके बाद जो है वो ज़ाहिर है न्यूज़ आई कि हमने आखिरी कंडीशन भी पूरी कर ली। तो ज़ाहिर है हमने इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा दिया, डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा दिया। हमने एक्सटर्नल अकाउंट में हमने इंपोर्ट को कम से कम कर दिया। ये वाला जुलाई का महीना बड़ा अच्छा गया इंपोर्ट के राइट, लिहाज से। तो ज़ाहिर है सारी कंडीशंस हम पूरी कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल अकाउंट में मुझे लगता है कि हमने आईएमएफ को जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई। हमने सेटिस्फाई कर दिया है हमने आईएमएफ को। और इसके बाद ज़ाहिर है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस दे ऑल डिपेंड ऑन आईएमएफ, एंड फ्रेंडली कंट्रीज आल्सो डिपेंड ऑन आईएमएफ। सो राइट, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल अकाउंट का इशू अब ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको नज़र भी आएगा कि हम रुपया और अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। राइट, और ज़ाहिर है रेमिटेंसेस की अमाउंट आएगी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब रेमिटेंसेस की अमाउंट आएगी, तो वो जैसे अगर हमारे 31-32 बिलियन डॉलर्स का अगर रेमिटेंस या 31 का रेमिटेंस होता है, तो वो
वो लिक्विडिटी जो पीकेआर में कन्वर्ट होके सिस्टम में आती है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो राइट, लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी, वो ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी, ना कि एग्जैक्टली, पहले जब 150 से मल्टीप्लाई होता या था, अब वो 225 से या 220 से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही, तो वो सिस्टम में लिक्विडिटी जब ज़्यादा आएगी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होगी हमारी मार्केट के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे बिज़नेसेस के लिए, सबके लिए। अच्छा देखिए एक बात बड़ी कॉमनली बाज़ार में हो रही है कि बाज़ार अगर ये 40,000 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो नून लीग का ही टाइम था जिसमें पहले रिकॉर्ड बना था और फिर बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सका। अब लोग कह रहे हैं कि फ्रॉम एवरी सेगमेंट एंड फ्रॉम एवरी स्फेयर positive vibes can be seen, positive things can be seen. Are you one of those people जो समझते हो कि बाज़ार की चीज़ें अगर सेटल होती हैं, गवर्नमेंट एक मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ को सेटल कर लेती है तो नए लेवल्स बाज़ार देख सकती है, पोटेंशियल है बाज़ार में? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बाजार देखें, अभी हमारी ग्रोथ तो नहीं होगी ज्यादा, ठीक है ना। राइट, हमें अभी अपने एक्सटर्नल अकाउंट को फिक्स करने हैं राइट, और हमें हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको फिक्स करने हैं, राइट, ठीक है ना। उसको उसमें ग्रोथ करनी है, तो जाहिर है जब गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा चाहिए और गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट कम से कम चीजें सब्सिडीज देगी, तो जाहिर है ग्रोथ और ग्रोथ होना मुश्किल, इसलिए इंपोर्ट में भी, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट में भी अगर वो कुछ कर्टेलमेंट हो रहा है तो ज़्यादा, और ग्लोबल हालात भी इतने कोई बहुत ज़्यादा जो फेवरेबल नहीं है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यूएस का भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूके का भी बढ़ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का भी, और उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। आज भी आप देखें कि एक और इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो जाहिर है यूएस की साइड पे तो जो ये मुझे लगता नहीं है कि बिजनेस में ये वाला साल FY23 में आप बहुत ज्यादा बिजनेसेस की ग्रोथ देखेंगे, राइट, ठीक है ना। राइट, जाहिर है कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो इसमें इसकी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे, लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेसेस में इतनी ग्रोथ इस साल नहीं होंगी। तो उसमें जब बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होती। जब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होती तो या तो हमारे इन्वेस्टर्स अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए की को देखते हुए अगर वो लेते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन शॉर्टर टेनर पे मुझे लगता नहीं FY23 में कि रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे। बस ये होगा कि जो 4 का मल्टीपल है, ये हो सकता है कि 5.5-6 का मल्टीपल हो जाए। वो इतनी ग्रोथ मुझे लगती है हो सकती है, लेकिन ये नहीं लगता कि बिल्कुल ही 8 8.5 का मल्टीपल हो जाए और इन राइट, हालात में। राइट। सो यू थिंक कि 2023 तक चैलेंजेस रह सकते हैं चीज़ें अनलेस बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट ना हो जाए, करेक्ट? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल चैलेंजेस होंगे और इसमें ग्रोथ ज़रूर होगी, लेकिन राइट। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज़ बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। जब सो आपका इंटरेस्ट सो रेट नीचे आएगा, So तब वो चीज़ें in the last, if you were to suggest a common investor कि उसको इस सिचुएशन में किन सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें तो ज़ाहिर है आपको डिविडेंड यील्ड वाले सेक्टर्स को देखें और इसके अलावा ऐसे सेक्टर्स देखें जो जिसका लेवरेज कम से कम हो, राइट, जो ज़्यादा लेवर्ड ना हो और जो ज़्यादा, हाँ, आप थोड़ा-सा जो ऐसे इन्वेस्टर्स जो थोड़े से चैलेंजेस लेते हैं और जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, वो ज़रूर कर सकता है उस राइट, तरीके की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ें होती हैं। राइट, लेकिन कॉमन इन्वेस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि डिविडेंड की तरफ जाएँ। अभी स्टॉक्स ऐसे ऐसे अवेलेबल हैं जो 17, 18, 19% की, जिसमें डिविडेंड यील्ड भी है, 13-14% की तो आराम से यील्ड मिल जाएंगी आपको। राइट, तो उसमें जाहिर है कैपिटल गेन का भी एलिमेंट होता है। अब सामने से सवाल ये आ सकता है कि 15, 15.5 का टी बिल मिल रहा है, तो उसमें ये है कि उसमें अगर आपको डिविडेंड यील्ड है तो कैपिटल गेन का भी एलिमेंट होता है। राइट, राइट, तो उस तरीके के स्टॉक्स को मेरा ख्याल से आइडेंटिफाई करें जिसमें जो जो ब्लू चिप्स हों और जिसमें एक्सप्लोर, जैसे ईएनपी कंपनीज हैं उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि बुक वैल्यू से 40-50% नीचे चल रहे हैं और उनकी राइट। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड अच्छी है। तो ये 3-4 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें जिसमें लेवरेज भी नहीं है और जिसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और जिसमें कैपिटल गेन के चांसेस भी हो सकते हैं। शाहिद अली हबीब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नदीम साहब, और मज़ीद हमें ज्वाइन किया था शाहिद अली हबीब साहब ने।
आपका ताल्लुक़ जो है वो आरिफ हबीब सिक्योरिटी से। नदीम साहब ने हमें बताया कि पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक्टिवली अपने मसाइल को, यानी पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरदरी अपने मसाइल को हल करने के लिए अंडर FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर इंतज़ाम एक संजीदा कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे जमा करें, पिंडी में बुलाएं और मिसाक मईशत पर दस्तखत करें। इसका मकसद ये है कि आए रोज़ एक गवर्नमेंट जब आकर जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसीज़ को डिसकंटिन्यू कर देती है। एक बहुत बड़ा मसला है मुल्क में, जो महंगाई का सबसे बड़ा अफरीत है, उसकी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदार जो चीज़ है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट। सारी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो डीरेगुलेटेड होती हैं। वो केरोसिन ऑयल की तरह दुकानदार तय करता है, गवर्नमेंट उसको तय करके सरकारी ख़जाने के ऊपर अरबों डॉलर का टैक्स का बोझ और रिश्वत सतानी का बर्डन या ओनस अपने ऊपर नहीं लेती। गवर्नमेंट होपफुली पेट्रोलियम सेक्टर की जो प्राइसेस हैं इसको डीरेगुलेट करने का इरादा रखती है, जो कि एक अच्छा कदम है। सो पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट को सियासत से अलग करनी चाहिए। पॉलिटिकल ऑफिस और गवर्नमेंट का ऑफिस अलग होना चाहिए। अगर रियासत की कोई पॉलिसी बन जाए तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के मुल्क में आमरीत है, जमहूरियत है, और जमहूरियत में किस ब्रांड की जमहूरियत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मुल्क के अंदर मईशत जो है उसको चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिसाक मईशत, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। शाहिद अली हबीब साहब ने हमें तफसील के साथ समझाया, इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश की कि गिवन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जब नज़र आ रहा है कि चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, सो ही सेड देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एक्टिवली मार्केट में एंटर हो जाएं या लिवरेज स्टॉक्स में पोजीशन लें। देयर इज़ अ डिसेंट वे ऑफ एंटरिंग into the market and making safe investment during these challenging times. He pointed out that there are number of sectors and stocks जिनमें डिविडेंड यील्ड जो है वो 17% से ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि ट्रेजरी बिल्स के अंदर अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो कैपिटल गेन उसमें आपको नहीं मिलता, बट इफ़ यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स यू हैव बोथ द बेनिफिट्स कि आप ट्रेजरी बिल से ज़्यादा नफ़ा कैश डिविडेंड की सूरत में हासिल करें, प्लस कैपिटल गेन का जो बेहतर मौका है उसको भी ना गंवाएं। सो दीज वर द गुड टेक्स ऑफ टुडेज़ डिस्कशन। इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम्स में जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।